देखिए आज हम लोग क्या समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं, मतलब कंडीशंस नेसेसरी फॉर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वो चलता है। तो इसी को आज हम लोग कंप्लीटली समझेंगे। जैसे समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है। हम लोग सभी लोग जानते हैं सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सनलाइट की उपस्थिति, उसके बाद क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। इन सारी चीज़ों की क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में मेन सोर्स बोल सकते हैं कि इनसे फोटोसिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है। उसके बाद देखिए, अगर हमने प्रकाश की बात की तो उसको समझ लेते हैं। जैसे हमने प्रकाश की बात की तो प्रकाश संश्लेषण की दर दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल तरंग दैर्ध्य में सबसे अधिक, नीले तरंग दैर्ध्य में उससे कम और हरे तरंग दैर्ध्य में उससे भी सबसे कम होती है। ठीक है, या उससे भी कम या सबसे कम होती है। जैसे हमारे प्रकाश में 3 फेज होते हैं, एक लाल तरंग दैर्ध्य और नीले तरंग दैर्ध्य और हरे तरंग दैर्ध्य। तो हरा तरंग दैर्ध्य जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है। और अगर बात करें प्रकाश और लाल तरंग दैर्ध्य, तो ये इसमें सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होती है। ये हमारा सुबह का टाइम होता है, जैसे 10 बजे तक सुबह से, है ना। उसके बाद नीले तरंग दैर्ध्य, ये दोपहर का टाइम। ठीक है, दो मतलब एक आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद देखिए, ठीक इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम तीव्रता वाले प्रकाश पर आरंभ हो सकती है। जैसे अगर इसने क्या कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम तीव्रता वाले प्रकाश पर आरंभ हो सकती है। मतलब उस प्रकार के प्रकाश की, जैसे वो सुबह ही हो रहा है तो उसमें तीव्रता कम होती है, तो फोटोसिंथेसिस मॉर्निंग टाइम से ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, परंतु यह देखा गया है कि तीव्रता बहुत अधिक बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक कम हो जाती है, क्योंकि अधिक तीव्रता पर पर्णहरी मतलब क्लोरोफिल जो होता है, जो जब तीव्रता अधिक बढ़ जाएगी तो उसके बाद पर्णहरी जो क्लोरोफिल होता है उसका सोलेराइजेशन हो जाता है। जैसे आप समझिए, जब धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, तो जो उसके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव वर्क करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की दर बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं जो हम लोगों का क्या है, पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम तो हम लोग समझते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोफिल। अब ये क्या होता है, हमने सनलाइट को समझ लिया, अब क्या समझेंगे, क्लोरोफिल को। देखिए, ये वे पत्तियां जिनमें पर्णहरिम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। एक बात यहाँ पे ये समझ लीजिए, पर्णहरिम क्या होता है, जो यहाँ पे जो लीफ होती है, जो प्लांट की लीफ होती है, इसके लीफ में क्या कह रहा है कि जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब वे जिनमें पर्णहरिम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है, उनमें अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण। तो जो पत्तियां सबसे हरी होंगी उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और क्योंकि पत्तियां हरी होती हैं किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं उसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल है तो वहाँ से क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है हमारा, एक बात, प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ सहायक कारक भी होते हैं, ये निम्न है जो हमने इधर लिखे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए मेन चीज़ें जो हैं उसको हमने लिख के रखा है, उसको भी आइए समझ लेते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण में इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण दर भी बढ़ जाता है। जैसे देखिए, जब पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वायरमेंट में हमारे मात्रा बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे प्लांट को
फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करना पड़ता है। अगर उनको आगे हम लोग अभी समझेंगे कि इन्वायरमेंट को भी उनको संभाल के रखना होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस इनको ज़्यादा करना पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा मतलब माल रॉ मटेरियल है। अतः ये वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है, फिर प्लांट को वो ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर भी बहुत रोल रखता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसको भी समझते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बढ़ती है। इससे कम अवस्था अथवा अधिक तापमान पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब जैसे समझिए जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बेस्ट टेम्परेचर माना गया है 30+, ठीक है, तो 30+ या फिर 28+, ठीक है। अब अगर समझिए तो ये नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर हम कहें 10 से 35 तक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है टेम्परेचर में, इतने टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रही है। बट अगर हम बात करें इसी को कि अगर यही डिक्रीज होके 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर इससे कम हो जाए, तो प्लांट को एक्चुअली लाइट नहीं मिल पाएगी एकदम रियल, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर पाए। और इसके जो एंजाइम हो जाते हैं, एंजाइम होते हैं प्लांट के फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, वो वर्क करना बिल्कुल एकदम बंद कर देते हैं। कंप्लीटली बंद नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल प्लांट को बहुत दिक्कत होती है टेम्परेचर डाउन होने में। और अगर यहीं पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, मतलब 40 चलता है, अगर इससे भी अधिक होता चला गया 50 तक, 55 तक, तो प्लांट सूखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 55 तो अभी गया ही नहीं है। जैसे अगर हम 40+ करें तो बहुत सारे प्लांट सूखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इनका मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम मिनिमम, जिसमें ये एक अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाई भी है जो हमने समझ रखा। उसके बाद देखिए जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें खनिज लवण में, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, जो मैग्नीशियम है, उसके बाद मैग्नीज है, उसके बाद आयरन है, ठीक है, उसके बाद सल्फर है। तो ये सारी चीज़ें अगर कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। अगर प्लांट में ये इन मिनरल्स की कमी होती है तो भी फोटोसिंथेसिस इफेक्टिव हो जाएगी, उनकी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का वाटर, जो मेन है, ठीक है। वाटर बहुत ज़्यादा मेन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, बिकॉज टू ऑल ट्रीज, सभी प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत नेसेसरी होता है। अब समझते हैं वाटर। जल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है, ठीक है। ये भी रॉ मटेरियल एज यूज होता है, प्रयुक्त होता है। इसमें प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है। जो वाटर होता है उससे क्या करते हैं प्लांट्स हमारे, हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इससे प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अपचयन कर लेते हैं, अतः जल की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। अब समझिए, जब जल की मात्रा प्लांट को अच्छे से मिलेगा तो वो अपने पूरे फंक्शंस को, बिकॉज उसमें मैक्सिमम पार्ट्स अगर बोले तो वाटर होता है, और जब पानी उनको अच्छे से मिलेगा तो उनकी सारी क्रियाएं जो हैं एक्टिव रहेंगी, अच्छे से रहेंगी, प्लांट भी हरा भरा रहेगा। और हरा रहेगा तो क्लोरोफिल की मात्रा उनकी लीफ में ज़्यादा होगी, और लीफ में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी तो श्योर सी बात है फोटोसिंथेसिस लेस मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद समझिए, उसके बाद जो ये है हम लोगों का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए का महत्व, फोटोसिंथेसिस का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस, अगर हम पूछें क्यों जरूरी है तो वो भी आइए समझते हैं। भोज्य पदार्थों का उत्पादन, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का उत्पादन होता है, मतलब बोले तो प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। जैसे देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त जीव इसी प्रक्रिया पर सर्वाधिक निर्भर हैं। किस पे, क्योंकि उनको फूड चाहिए। हर एक लिविंग को
उनको एक उनका न्यूट्रिशन चाहिए, उनको फूड चाहिए। तो सो इस प्रक्रिया में ही सूर्य की विकिरण ऊर्जा मतलब रेडिएशन एनर्जी को क्या करता है प्लांट, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी में भोज्य पदार्थों के रूप में एकत्रित हो जाती है, जो प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये क्या करता है प्लांट, क्या करेगा, जैसे रेडिएशन एनर्जी को विकिरण ऊर्जा को क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करेगा, उसमें ट्रांसफर कर लेता है। तो सो इस प्रकार ये अपना भोजन बना लेगा। और चीज़ें इसको सॉइल से मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये अपना भोजन क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद देखिए जो है वो क्या रहा, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सभी जीवों के लिए पादपों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अगर हम बात करें इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में अगर हम बात करें तो प्लांट्स ही ऐसे फूड्स बोल सकते हैं कि सभी जीवों के लिए पादपों द्वारा ही निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हर कोई एनिमल्स सभी प्लांट्स पे डिपेंड हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया है कि निर्मित सभी जीवों के लिए पादपों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन पुरातन काल में भूगर्भ में संचित स्रोत हैं, जो पादपों द्वारा प्रतिपादित इसी क्रिया से बने थे। अगर हम बात करें जो पहले से हमारे यहाँ जो है ये डीजल, पेट्रोल्स आदि ईंधन हैं, तो ये प्लांट से ही उनके डिस्ट्रॉय होने से बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बनी हैं। उसके बाद अगर एक चीज़ हम लोग देखें तो वायुमंडल का, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये क्या बता रहा है, वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन, कंट्रोल, प्यूरिफिकेशन एंड बायोटिक बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये क्या होता है कि ये हमारे पर्यावरण में जितनी गैसेस हैं जिससे ह्यूमन बींग्स को या फिर बोले तो एनिमल को इफेक्ट ना पड़े, तो सो इसको बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल करके रखता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसों का अनुपात प्रकाश संश्लेषण द्वारा नियंत्रित रहता है। अगर हम बोलें जिसके थ्रू ये चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं वही अगर गड़बड़ हो जाएगा तो सो हमारा इन्वायरमेंट बहुत बेकार हो जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है मैक्सिमम क्या है, पादप मतलब प्लांट को लगाएं। ठीक है, तो सो प्लांट क्या करता है, वायुमंडल को भी नियंत्रण में करता है। समस्त जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपयोग में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में निकालते हैं। हमने पहले ही जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे बट ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और हम एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन को टेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो सो दोनों क्रियाओं में वायुमंडल में गैसीय अनुपात प्रभावित होता है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में जो दे रहे हैं उसको प्लांट यूज ना करें तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है इस फंक्शन से क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिससे जैविक संतुलन बना रहता है, हमारे इन्वायरमेंट का संतुलन बना रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में गैसीय अनुपात को संतुलन रखने वाली प्रक्रिया है। ये भी हम लोग फिर कह ही सकते हैं क्योंकि जिसने हमारे इन्वायरमेंट को क्या करके रखा, बेस्ट बना के रखा, इसको बैलेंस करके रखा, तो सो वायुमंडल का भी नियंत्रण करता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो जानकारियाँ आपके सामने रखी वो समझ में आ गई। सो इसके बाद जैसे आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, वायुमंडल का नियंत्रण हमने पढ़ लिया, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, उसके बाद भोज्य पदार्थों का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के महत्व में पढ़ा। उसके बाद जल और खनिज, उसके बाद तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक कारक भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ा। उसके बाद पढ़ना है जो क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ लिया। तो सो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की
लिए आवश्यक अवस्थाएं, कंडीशन ऑफ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये हमने समझ लिया। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छी जानकारियाँ या फिर आपके रिलेटेड नोट्स से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।